लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? बता दो। कंस्ट्रेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन सर चल कांस्टेंट रहा है। मोशन स्टार्ट हुआ था। हाँ, कंस्ट्रेंट मोशन शुरू हुआ था। हम लोगों ने कंस्ट्रेंट मोशन में पहले पुली एंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ना शुरू किया था। तो हमने क्या देखा था कि दो मेथड होंगे। एक तो मैंने बोला था बाद में बताएंगे। क्यों? वैसे मेरे को तो शुरुआत से बहुत आसान लगा है, बट कुछ लोगों को पता नहीं क्यों ये मेथड डिफिकल्ट लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैं उसको मेथड को बाद में लूंगा। जो कि प्रॉपर मेथड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इसका यूज करता है। दूसरा मेथड है जिसमें हम करते हैं पावर डिलीवर्ड बाय स्ट्रिंग इज जीरो। स्ट्रिंग पावर जो डिलीवर कर रहा है वो जीरो होगा, उसका यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट इज समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज जीरो, मतलब टी आई वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर प्लस टी टू टी वन वेक्टर प्लस टी वन वेक्टर डॉट वी वन वेक्टर प्लस टी टू वेक्टर डॉट वी टू वेक्टर प्लस टी थ्री वेक्टर डॉट वी थ्री वेक्टर, इस तरीके से सारे ऐड कर दोगे तो उसका सम जीरो हो जाएगा। इसकी जगह कई लोग समेशन ए आई टी आई जीरो करते हैं। ये क्या है? कुछ केसेस में काम करता है, कुछ केसेस में काम नहीं करता, इसलिए मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ वो चीजें सिखाऊंगा जो सही है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी सही है। सिर्फ ट्रिक की तरह उसको कहीं काम करेगा कहीं काम नहीं करेगा, ऐसी चीजें सीख के हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारा जो मेथड है वो क्या है? समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज जीरो। इसका यूज करके मैं कुछ एग्जांपल सॉल्व करूंगा। सिर्फ कंस्ट्रेंट मोशन सॉल्व करूंगा, उसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ कंस्ट्रेंट इक्वेशन निकालूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए एग्जांपल्स लिए हैं। ये मैंने पुली लिया है, एटवुड मशीन है सिंपल, इधर ब्लॉक ए है इधर ब्लॉक बी है। मुझे पता है, आप सबको मालूम है कि अगर ए ऊपर जाएगा एक्सेलेरेशन ए से तो बी उतने एक्सेलेरेशन ए से नीचे आएगा, बट मैं इस चीज को डिराइव करूंगा। कैसे करेंगे डिराइव, देखते हैं। मैं बोलता हूँ लेट से ए का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं एज्यूम करनी है, वेलोसिटी एज्यूम करनी है। तो लेट से ए की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ v1 है, बी की वेलोसिटी नीचे की तरफ v2 है, ए का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1 है, बी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2 है। लेट से ये हमने एज्यूम किया। अब देखिए, पुली के एंड्स कहाँ कहाँ पे फोर्स लगा रहे होंगे? एक तो इस एंड पे फोर्स लगा रहे होंगे, पुली पुली बोलो रस्सी, स्ट्रिंग का एंड किधर फोर्स लगा रहा होगा? इधर लगा रहा होगा और इधर लगा रहा होगा। क्योंकि रस्सी एक ही है, हर जगह टेंशन सेम है, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, यहाँ पे भी टेंशन टी लग रहा है। तो हमने क्या सीखा था? समेशन टी आई वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर इज जीरो। मतलब हम यहाँ पर और यहाँ पर टेंशन इंटू वेलोसिटी करेंगे, उसका सम जीरो करेंगे। तो यहाँ के लिए क्या लिखेंगे? टी इंटू वी वन डॉट प्रोडक्ट होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? टी इंटू माइनस वी टू, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसे आप डायरेक्ट माइनस टी वी टू लिख सकते हो, इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज वी वन इक्वल्स टू वी टू। ये हमें वेलोसिटी के बीच में रिलेशन मिला। जनरली हमें रिलेशन चाहिए होता है एक्सेलरेशन के बीच में, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो हमें क्या मिलेगा? डी डी टी ऑफ वी वन इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ वी टू। मतलब इस वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज और इस वेलोसिटी वी टू का रेट ऑफ चेंज दोनों इक्वल है। अब इस वी वन का रेट ऑफ चेंज क्या है? ए वन, और इस वी टू का रेट ऑफ चेंज क्या है? ए टू। इसलिए हमारे पास आ जाएगा रिलेशन ए वन इक्वल्स टू ए टू। ये हमें पहले से मालूम था, हमने इसे अब कंस्ट्रेंट का यूज करके डिराइव कर लिया। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट कि हाँ भैया, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन जो हम सीख रहे हैं वो वर्क करती है। कुछ खास नहीं है, फटाफट सब लोग इसमें कॉपी कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेटा
अभी आपके जो टेस्ट हो रहे हैं सबका टॉपिक काइनेमेटिक्स है, और काइनेमेटिक्स का मतलब एवरीथिंग अप टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के बाद मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, रिलेटिव मोशन भी है, सिंपल मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी है। ये सब आपके सिलेबस में है अभी आने वाले सारे टेस्ट, अभी दो टेस्ट, 2-3 टेस्ट तक, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तब तक। ठीक सर है, सर्कुलर मोशन है? सर्कुलर मोशन आ सकता है, काइनेमेटिक्स आ ही सकता है उसका। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, जो लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं उनके लिए मैं क्लास खत्म होने का थोड़ा सा अलग से उनसे बात कर लूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो हम इस क्वेश्चन में फिर से ए और बी के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन चाहते हैं। एक्सेलरेशन के बीच में क्यों? क्योंकि आप यूं समझ लो कि जो ब्लॉक ए है और जो ब्लॉक बी है, उन दोनों के लिए हम इक्वेशन तो फोर्स वाली लिखेंगे। अब फोर्स वाली इक्वेशन में वेलोसिटी नहीं आएगी, हमेशा क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है अल्टीमेटली। वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालकर हम एक्सेलरेशन तक पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, तो मेरे पास ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी। मैंने क्या किया? मैंने कहा कि लेट से ए का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी ऊपर की तरफ v1 है, और कुछ लोग बोल सकते हैं सर बी का वेलोसिटी ऊपर होगा कि नीचे होगा, मुझे बताओ हम कैसे एज्यूम करें। तो देखो इस केस में साफ साफ दिख रहा है कि अगर ए ऊपर जाएगा तो बी नीचे जाएगा, बट हम ए को अगर नीचे ले, फिर भी मैं बी को ऊपर मान रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप उल्टा एक्सेलरेशन, उल्टी वेलोसिटी एज्यूम कर लो तब भी आंसर आपका सही आएगा। बस अपनी सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए एक काम करना, जिधर वेलोसिटी एज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एज्यूम करना। अदरवाइज भी काम करेगा बट आप लोग गलती कर बैठोगे, इसलिए जिधर वेलोसिटी एज्यूम करो उधर ही एक्सेलरेशन एज्यूम करो। तो बी का एक्सेलरेशन मैंने ए2 ऊपर एज्यूम कर लिया। अब मुझे मालूम है आप लोग कहोगे सर अगर ए ऊपर जाएगा तो बी तो नीचे आएगा ना, ऐसे कैसे आपने उल्टा मान लिया? तो देखना अपने आप ही v2 जो है वो नेगेटिव आ जाएगा अगर v1 पॉजिटिव होगा तो। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा? सारे टेंशन ड्रॉ करूंगा। मैंने मान लिया कि यहाँ पर टेंशन टी है, तो यही रस्सी यहाँ से ऐसे आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पर टेंशन टी होगा, यहाँ पर भी टेंशन टी होगा। अब क्योंकि ये पुली मासलेस है इसलिए इस पर टेंशन टी नहीं रहेगा, 2t नहीं चलेगा, इस पर नेट फोर्स तो जीरो होगा। यहाँ टी टी 2t ऊपर लगा तो यहाँ से 2t नीचे भी लगना पड़ेगा, दैट मीन्स बी पर टेंशन 2t ऊपर लगेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। सर अब देखो यहाँ जो रस्सियां हैं, इन रस्सियों ने वर्क कैसे किया? इन रस्सियों ने इस पुली पे कोई वर्क नहीं किया, इस पुली को कोई वर्क नहीं किया, दोनों ब्लॉक्स पे वर्क किया है। इन दोनों पुली पे क्यों नहीं वर्क किया? दोनों मासलेस हैं, क्या वर्क करोगे? दोनों ब्लॉक्स हैं, इन पे वर्क किया, क्या करेगा? t इंटू वी वन प्लस 2t इंटू वी टू इक्वल्स टू 0। समझ में आया कैसे हुआ ये? सर समेशन टी आई वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज आपका आ गया ना, देखो v2 इज इक्वल टू माइनस v1/2 आया कि नहीं आया? नेगेटिव आ गया। हाँ सर। इसका मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो v2 का डिफरेंशिएशन a2 आ जाएगा इज इक्वल टू v1 का डिफरेंशिएशन a1 आ जाएगा, तो a2 इज इक्वल टू माइनस a1/2, या और a1 इज इक्वल टू माइनस 2a2। तो देख रहे हो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, आपको अपना दिमाग लगाने की इस चीज में कोई जरूरत नहीं है। पहले से सर किधर एज्यूम करें किधर एज्यूम नहीं करें, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं, जिधर मर्जी एज्यूम कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अब बताओ कंस्ट्रेंट मोशन किसी भी तरीके से कोई डरने वाला टॉपिक है क्या? नो सर। लग नो रहा है सर। नहीं ना, तो वैसे ही लल्लू होता है। यहाँ एक और एग्जांपल देख लो।
ये समझ में आ रहा है डायग्राम क्या हो रहा है? एक रस्सी है, ये पुली हवा में, ध्यान दीजिएगा ये पुली कहीं से फिक्स नहीं है। पिछले वाले केस में भी देखेंगे तो ये जो पुली थी ये फिक्स नहीं थी, ये मूवेबल पुली थी, है ना? जब पुली मूवेबल होती तभी झमेले होते हैं। तो यहां पर भी देखेंगे आप, ये जो पुली है ये मूवेबल है, फिक्स नहीं है। क्या होगा? ए नीचे जाएगा तो पुली आगे आएगी, साथ में बी आगे आएगा। तो मैंने ए की वेलोसिटी नीचे मान ली v1, इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लिया a1, बी का वेलोसिटी इधर मान लिया v2, इसका एक्सेलरेशन इधर मान लिया a2। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि अगर b आगे जा रहा है v2 से, ये तो ये वाली पुली भी आगे जाएगी v2 से, ये इस पुली का एक्सेलरेशन आगे की तरफ a2 होगा। आया ना? आया ना? बता दो भाई। देखो ये रस्सी से दोनों बंधे हुए ना, जितना ये पुली आगे जाएगा उतना ब्लॉक को आगे जाना ही पड़ेगा, तो दोनों की वेलोसिटी हमेशा इक्वल रहेगी, है ना? हालांकि इसकी जरूरत नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर भी आपको कुछ तो फिजिक्स भी सोचोगे, खाली बस इक्वेशन लिख लेके आंसर निकाल लोगे। अब देखो क्या होगा। मैंने टेंशन मानना शुरू किया, तो मैंने मान लिया लेट्स से कि यहाँ का टेंशन है टी, तो यहाँ पे पुली पे टेंशन टी नीचे लग रहा होगा, यही टेंशन टी पुली पे इधर भी लग रहा होगा, यहाँ पर इस पुली पे टेंशन टी इधर लग रहा होगा, यहाँ से ये टेंशन टी इधर भी लग रहा होगा। ठीक है, अब क्योंकि पुली मासलेस है इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, इसलिए इधर लगेगा इस पुल रस्सी से 2t, और ये 2t ब्लॉक बी पे भी लगेगा। अब पुलिस तो मासलेस है, इस पे तो कोई वर्क होने से रहा, इसलिए वर्क किस पे होगा? ए पे होगा और बी पे होगा। दोनों पे होने वाले वर्क का सम कितना होने वाला है? 0। तो एक बार सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे t इंटू माइनस v1, यहां पे लिखेंगे प्लस 2t इंटू v2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज v1 इक्वल्स टू 2v2। ठीक है बेटा, कोई डाउट है? ये सर सेकंड लास्ट स्टेप एक बनाओ बता दो। यहाँ t डॉट माइनस डॉट v1 कितना हो गया? t इंटू माइनस v1 हो गया ना, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस t v1 हुआ। हाँ हाँ यहाँ पर 2t और v2 का डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आया? 2t इंटू v2 आ गया। टू वीडियो। यहाँ पे तो कोई वर्क हो नहीं रहा, यहाँ पे कोई वर्क हो नहीं रहा, तो इस ओके वर्क और इस पावर और इस पावर का सम कितना हो जाएगा? 0। इससे मुझे जीरो। सीधे वेलोसिटी के बीच रिलेशन मिल गया। इसका मतलब a1 इक्वल्स टू 2a2 आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पर। कोई दिक्कत है इसमें? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए फोर्सेस कैसे लगेंगे। फिर से देखिए क्वेश्चन सिमिलर सही है, थोड़ा सा फर्क दिख रहा है हल्का दिखने में। अगर इस डायग्राम में और उस डायग्राम में देखो बहुत जरा सा फर्क है, बस यहाँ ब्लॉक बी इधर था, रिजिड सपोर्ट इधर था, यहाँ रिजिड सपोर्ट और ब्लॉक बी की पोजीशन इंटरचेंज कर दी गई है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। मान लेते हैं ए की वेलोसिटी नीचे की तरफ v1 है, बी की वेलोसिटी इधर की तरफ v2 है, बी का एक्सेलरेशन इधर की तरफ a2 है, ए का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a1 है। ठीक है, इधर का टेंशन अगर मैं t मान लूं तो यहाँ पर टेंशन t यही इतना ही नीचे लगेगा, यही टेंशन t यहाँ पर इधर लगेगा, यही टेंशन t यहाँ पर इधर लगेगा, यहाँ पर इधर लगेगा, यहाँ पर इधर लगेगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन में? t इंटू माइनस v1 प्लस t इंटू v2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज v2 इक्वल्स टू v1। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आसान है कि डिफिकल्ट है? ये एक लाइन में तो आंसर आ रहा है सर। बेटा आपको बार बार पूछ रहे हो, अगर आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है तो प्लीज 1 बजे से पहले कलेक्ट करिए, 10 से 1 के बीच में। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर।
नेक्स्ट ये रहा, है ना। इसमें क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखिएगा बेटा, ये पहले सिस्टम समझते हैं। एक रस्सी यहाँ से गई, इस पुली के ऊपर से इधर आई, दूसरी मूविंग पुली के ऊपर से गई, फिर इस फिक्स पुली से गई, सी से जुड़ गई। ये जो दूसरी वाली मूविंग पुली थी उसके सेंटर से हमने बी को कनेक्ट कर दिया। ये सिस्टम है ना। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि लेट से यहाँ पर टेंशन टी है, तो यहाँ टेंशन टी लगेगा, वही रस्सी है। यहाँ टेंशन टी लगेगा, यहाँ टेंशन टी लगेगा, वही रस्सी है। इधर टेंशन टी लगेगा, इस पुली पे टेंशन टी नीचे लगेगा, इस पुली पे टेंशन टी इधर से भी नीचे लगेगा, सेम रस्सी। यहाँ पे टेंशन सी पर ऊपर लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली पुली मासलेस है, इस पे टेंशन टू, इस रस्सी में टेंशन 2T होगा, बी ब्लॉक बी पे टेंशन 2T ऊपर लगेगा। अब फिर से मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। मैंने अपने मन से मान लिया, मैंने मान लिया लेट से ए ऊपर गया V1 से, लेट से बी नीचे चला गया V2 से, और लेट से सी ऊपर चला गया V3 से। मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया। आप चाहो तो बी को ऊपर मान सकते हैं, तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, चिंता ना करें। ए का एक्सेलेरेशन मैंने ऊपर मान लिया, A1 बी का एक्सेलेरेशन नीचे मान लिया, A2 सी का एक्सेलेरेशन ऊपर मान लिया, A3। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि रस्सियां जो है वो कहाँ कहाँ पे वर्क कर रही है। ए पे वर्क कर रही है, इस पुली पे कोई वर्क नहीं कर रही, ये दोनों पुली ऐसे ही रेस्ट पे कोई वर्क नहीं हो रहा। बी पे वर्क हो रहा है और सी पे वर्क हो रहा है, तो इन तीनों जगह पे वर्क का सम या पावर का सम 0 कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए पर T इंटू V1, बी के लिए प्लस 2T इंटू -V2, और सी के लिए प्लस T इंटू V3 इक्वल्स टू 0। This implies this implies V1 plus V3 is equal to 2 V2। बोलता रहा हूँ ए पे वर्क हुआ, ए पे टेंशन टी ऊपर V1 ऊपर, टी इंटू V1, ए का ही तो पावर है। ए को जो पावर डिलीवर किया वही तो है ये, है ना। सर वेट। सर 2 मिनट सर वेट। हम्म। कॉपी हुआ। यस सर। अच्छा मैं Yes, वेलोसिटी sir. में मैंने वेलोसिटी में रिलेशन निकाल के छोड़ दिया, आप लोग एक्सेलरेशन में लिख सकते हो ना खुद से रिलेशन। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ फिर। यस सर। ये वाला एग्जांपल,
ए बी और सी के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है, फटाफट निकालेंगे। Sir, don't. ऋतिक गलत आंसर है आपका। आयुषी, आपका आंसर डिपेंड करता है इस चीज पे कि आपने किसका वेलोसिटी किधर एज्यूम किया है, ठीक है। आई गेस सौहार्द, आपके लिए भी सेम बात कहूंगा। इस चीज पे डिपेंड कर रहा है आप लोगों का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन कि आपने किधर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एज्यूम करी। ऑब्वियसली मेरा आंसर भी इस चीज पे डिपेंड करेगा मैंने किधर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एज्यूम किया। मैंने क्या बोला, मैंने मान लिया लेट से ए का एक्सेल की वेलोसिटी ऊपर है v1, तो इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर हो जाएगा a1, मान लिया मैंने। b की वेलोसिटी मैंने एज्यूम कर ली नीचे की तरफ v2, इसका एक्सेलरेशन मैंने नीचे एज्यूम कर लिया a2। c की वेलोसिटी v3 नीचे एज्यूम कर ली, इसका एक्सेलरेशन a3 नीचे एज्यूम कर लिया। मुझे पता है जिन लोगों ने आंसर दिया उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने इस v2 और a2 को ऊपर एज्यूम किया है ज्यादातर लोगों ने, ठीक है। सो डोंट वरी, उस हिसाब से आपका आंसर सही लग रहा है मेरे को, देखने में सॉल्व करके पता चलेगा सही है कि है, सही है कि नहीं है, देखने में लग रहा है सही बोला। तो इसके बाद हम बोलेंगे अच्छा टेंशन एज्यूम करते हैं। तो देखो मैं टेंशन यहाँ पे एज्यूम कर सकता था पहले, इनफैक्ट आप भी कर सकते हो। मैंने टेंशन यहाँ एज्यूम किया, यहाँ का टेंशन टी, तो मुझे यहाँ का एक्सेलरेशन t/2 लिखना पड़ेगा। आई डोंट लाइक राइटिंग हाफ इन माई इक्वेशन। तो मैं देखो मजबूरी हो तब तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन मजबूरी नहीं है तो क्यों जबरदस्ती हाफ में काम करेंगे। मैंने इधर का एक्सेलरेशन टी एज्यूम कर लिया, तो इधर का एक्सेलरेशन 2t हो गया। तो इधर का सॉरी एक्सेलरेशन और टेंशन, इधर का टेंशन टी एज्यूम किया, इधर का टेंशन भी टी हो गया, इधर का टेंशन 2t हो गया, इधर का टेंशन 2t हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या बोलेंगे, इस पुली पे कोई वर्क नहीं होगा मासले से, ऐसे भी देख लोगे नेट फोर्स 0 तो वर्क ऐसे भी नहीं होगा। इस पुल जो वर्क किस किस पे होगा, ए पर, बी पे और सी पर। तो ए के लिए लिखेंगे 2t इंटू v1 प्लस बी के लिए क्या लिखेंगे t इंटू माइनस v2 प्लस सी के लिए क्या लिखेंगे t इंटू माइनस v3 इक्वल्स टू 0। दिस implies 2v1 equals to v2 plus v3. This implies 2a1 equals to a2 plus a3. अगर आपने एक्सेलेरेशन को उल्टा एज्यूम कर रखा है तो ऑब्वियसली कहा जाएगा 2a1 इज इक्वल टू माइनस ए टू प्लस ए थ्री, तो 2a1 प्लस ए टू इज इक्वल टू ए3। जो आप लोगों का आंसर आ रहा है वो सही है, ठीक है। सर V3 और A3 ऊपर लिए थे। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऊपर मान लोगे और उसको नीचे मान लोगे तो मेरा वाला आंसर ही आएगा, ठीक है।
बेसिकली आपके साइन कन्वेंशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है आंसर में। साइन कन्वेंशन बोल रहा हूं, आपके अजम्पशन पे। ठीक है बेटा। ओके सर। आंसर में, फाइनल आंसर में भी में कुछ डिपेंड नहीं करेगा, बट फाइनल आंसर में साइन डिपेंड कर सकता है। अगर आपने ऊपर एक्सेलेरेशन मान रखा है तो हो सकता है नेगेटिव हो जाए, -2 हो जाए, और नीचे एक्सेलेरेशन मानेगा हो सकता है 2 आ जाए। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कंफ्यूजन भी इस केस में नहीं होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला केस, जिसमें हमें दे रखा है कि एक रस्सी है जो ऐसे जा रही है। ठीक है, और दो रस्सियां, एक इधर है एक इधर है, या एक ही रस्सी मान सकते हो आप। इसके यहाँ मिड पॉइंट से एक ब्लॉक लटका दिया हम लोगों ने, दोनों रस्सियों के दोनों एंड्स को पकड़ के हम लोगों ने वेलोसिटी u से नीचे खींचा है। जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों थीटा होंगे, उस वक्त इस ब्लॉक का वेलोसिटी हमें बताना है। ठीक है, ट्राई सर करोगे एक बार? 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ हाँ। ट्राई करेंगे एक बार। आदित्य, आपका आंसर एकदम गलत है। आयुषी, आपका आंसर भी गड़बड़ है। बट सौहार्द u प्लस v कहाँ से? तो मेरे को तो क्वेश्चन है v। आपका वॉइस क्रैक कर रहा है सर पूरा। सर वॉइस क्रैक कर रहा है। कुछ नहीं समझ रहा है यार। अच्छा, ऐसा है क्या? अब ठीक है? अब ठीक है, अब ठीक। अब आ रहा है लेकिन। ठीक है बेटा। नथिंग कैन बी मोर। सौहार्द, आपके आंसर में v कहाँ से है? क्वेश्चन में तो v नहीं दे ही नहीं रखा है। दीपान्विता चौले, आपका आंसर भी गलत है। शुभायन, बोल सकते हो आप। सौहार्द, आपका अभी भी गलत है। शुभायन मुखोपाध्याय। अच्छा, चलो देखते हैं सॉल्यूशन, अभी देखते हैं तुरंत जल्दी से। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा ही है। क्या करना है देखो, अगर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिचुएशन को समझें और
इसकी वेलोसिटी को ऊपर की तरफ लेट्स से v अज्यूम कर लें, तो हम कह सकते हैं कि टेंशन निकाल के हम शायद वेलोसिटी भी निकालने में सक्सेसफुल हो जाए। तो हम टेंशन अज्यूम करना शुरू करते हैं। लेट्स से यहाँ का टेंशन T है, तो यहाँ का टेंशन भी T होगा, यहाँ का टेंशन भी T होगा, यहाँ का टेंशन भी T होगा। आप बोलोगे सर ये रस्सी और ये रस्सी तो अलग है, तो यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन इक्वल कैसे कर दिया? ये एक डाउट बन सकता है, जेन्युइन डाउट है कि सर आपने इस रस्सी में और इस रस्सी में सेम टेंशन कैसे मान लिया? तो इसका कारण सिंपल सा है, क्योंकि दोनों तरफ एंगल सेम है, केस सिमेट्रिकल है, इसलिए दोनों का टेंशन सेम होगा। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इधर टेंशन T1 हो जाए, इधर टेंशन T2 हो जाए और दोनों एंगल थीटा ही हैं, तो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल ही नहीं होंगे अगर दोनों टेंशन इक्वल नहीं होंगे तो। और नीचे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है, वर्टिकल टेंशन लग रहा है, तो मतलब ये जो नॉट है, जो मासलेस नॉट है, इसके ऊपर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए दोनों साइड का टेंशन इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, तो इधर का टेंशन T, इधर का टेंशन T, बाय सिमेट्री डायरेक्टली बोल सकता हूँ, नहीं तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फिर मैंने बोला लेट से यहाँ का टेंशन जो है वो T डैश है, तो ये टेंशन T डैश हो गया, इधर T इधर T। एक्स कंपोनेंट तो इन दोनों T साइन थीटा कैंसिल हो गया, पर वाई डायरेक्शन में क्या लिख सकते हो? T डैश इज इक्वल टू 2T कॉस थीटा। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग आपका कंस्टेंट की इक्वेशन लिखेंगे, T इंटू माइनस यू प्लस T इंटू माइनस यू प्लस T डैश इंटू V इक्वल्स टू 0। This implies T dash into V is equal to 2T U. This implies 2T cos theta into V is equal to 2T U. 2T चला गया, V आ गया U अपॉन cos theta। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है इसमें? Yes. देखो, ये आपके जेई में आया था 1992 में। उससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे सॉल्व नहीं करते थे। तो जब 1992 में ये क्वेश्चन आया, बच्चे तो नहीं बोलना चाहिए, लोग मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं जो 1992 में जेई में जो आईआईटी का एग्जाम लिख रहे थे, बट जब ये एग्जाम में आया था तो वीडियो पॉज हो गया। अबे यार, सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आप सर वीडियो पॉज हो गया क्या? बच्चा बोल रहे थे। अब ठीक है? यस सर। यस यस सर। सर। यहाँ लाइट ट्रिप करी थी तो इसलिए थोड़ा सा हुआ था। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ 1992 में आया था, तो उस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चा तो नहीं बोलना चाहिए, मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है वो, तो उस वक्त जो स्टूडेंट्स थे उनमें से हार्डली पूरे इंडिया में कोई बच्चा कर पाया था इस क्वेश्चन को। बहुत ही कम, मतलब बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स थे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे। ठीक है, मतलब उतना डेटा तो उस वक्त मिलता नहीं था, बट उस जमाने में जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बोलते थे, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक भी स्टूडेंट सॉल्व करके नहीं आया था इस क्वेश्चन को। सही, सब लोग सॉल्व करके आए थे, सब गलत करके आए थे। मजेदार बात ये है, आंसर क्या क्या थे लोगों के? कुछ लोगों का आंसर था 2u cos थीटा, जैसा कि आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे दिया था 2u cos थीटा। कुछ लोगों का आंसर ये था, कुछ लोगों का आंसर था सर u cos थीटा। ये जो स्टूडेंट्स थे, ये तुरंत बिना सोचे समझे काम करने वाले थे। ये भी गधे थे लेकिन थोड़े कम गधे थे। ठीक है, इन लोगों ने एक चीज कम से कम समझ ली थी कि यार अगर एक, मतलब अगर मान लो ये वाला पॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन मूव करने के लिए बाउंड है, तो चाहे एक रस्सी लगी हो चाहे दो रस्सी लगी हो, उसकी वेलोसिटी सेम ही होगी, है ना, फिजिकल कंस्टेंट को मानते हुए।
तो इसलिए उन्होंने कम से कम इतना सोच के u cos थीटा मार्क किया था। ज़्यादातर स्टूडेंट 2u cos थीटा मार्क करके आए थे और जो सही आंसर था u अपॉन cos थीटा कोई मार्क करके नहीं आया था। आप में से एक स्टूडेंट 2u बाय cos थीटा मार्क करके किया है। ये मेरे को नहीं समझ में आया कि वो कैसे पहुंचा इस आंसर पर ठीक है, ठीक है। सो द आंसर इज u अपॉन cos थीटा। अब उस जमाने में ये टेक्निक पता नहीं थी स्टूडेंट्स को कि हम टेंशन इनटू वेलोसिटी करके आंसर निकाल सकते हैं। उस जमाने में स्ट्रिंग की लेंथ से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता था। सर उस जमाने का कैसे करके सॉल्व करेंगे? तो मैं उस जमाने वाला तरीका इस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये आपकी रस्सी है जो पुली के ऊपर से जा रही है इधर, ठीक है। एक ही रस्सी को कंसीडर करते हैं, दोनों को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर इसकी वेलोसिटी में ऊपर की तरफ, इसकी वेलोसिटी में अगर ऊपर की तरफ v मान रहा हूँ और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ u मान रहा हूँ, इसके लिए मैंने फिर एक और काम किया, इसको बोल दिया y, इसको बोल दिया x, इसको बोल दिया L1, इसको बोल दिया L2, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? नो सर। अब अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है तो इसकी वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ v होगी, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि L1 प्लस L2 इज अ कांस्टेंट। दिस implies d dt of L1 plus d dt of L2 equals to 0। L1 plus L2 कांस्टेंट क्यों बोला? क्योंकि रस्सी की लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी ना। ये रस्सी की लेंथ कितनी है? L1 plus L2 ही तो है, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि d dt of L1 is equal to minus times d dt of L2, और L2 का रेट ऑफ चेंज क्या है? ये वेलोसिटी u, हाँ या ना? यस सर। दैट इज इक्वल टू माइनस u। तो d dt ऑफ L1 आ गया आपका माइनस u, d dt ऑफ L1 इज इक्वल टू माइनस u। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद क्या करना था? इसके बाद बोलना था कि L1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? ये कहाँ से आया? पाइथागोरस अंकल बता के गए ये चीज। इसका मतलब कि 2L1 dL1 बाई dt इज इक्वल टू, एक्स तो कांस्टेंट इसलिए एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, प्लस 2y dy बाई dt, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नहीं सर। दिस इंप्लाइज 2 कैंसिल हो गया, तो L1 टाइम्स dL1 बाई dt इज माइनस u इक्वल्स टू y टाइम्स dy बाई dt क्या है? dy बाई dt है माइनस v, क्योंकि v इज द रेट एट विच y इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू u टाइम्स L1 बाय y। नाउ L1 बाय y क्या बोलेंगे? ये अगर थीटा है तो L1 बाय y क्या? y अपॉन L1 पता है cos थीटा है, तो दैट इज इक्वल टू u अपॉन cos थीटा। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। हम्म हम्म। हम लोगों के टाइम पे भी ये हमको यही समझ मेथड लर्न आया। समझना था, ठीक है। हमको भी यही मेथड सीखना था अपने टाइम पर। आपको ये सीखना है लल्लू सा, ठीक है। सर एक बार पहले वाला मेथड दिखा दीजिए ना। सर दिखा रहे हैं। पहले वाला एक बार
पहला वाला ही अच्छा। हाँ पहला वाला बहुत अच्छा। इजी नहीं ये वाला? हाँ सर, पहला वाला इजी है। नहीं, सेकंड वाला कौन? सेकंड पहले वाला वाला कर इजी है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लो इसको। सेकंड वाला कॉपी नहीं किया है। सेकंड वाला मैं एक और बताऊंगा, चिंता ना करो। आज नहीं, कभी और बताऊंगा। जब आप लोग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखोगे तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ओके सर। आगे बढ़े। तो अब अगर आप में से कोई मुझे बोलता है कि सर कंस्ट्रेंट मोशन डिफिकल्ट है, तो मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत आसान है। कोई दिक्कत है? नो सर। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें कंस्ट्रेंट मोशन का यूज हो, पूरा क्वेश्चन। ये मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें ये 3 पुलीज हैं, 2 फिक्स्ड हैं, एक मूविंग है। इधर 10 केजी ब्लॉक, इधर 10 केजी ब्लॉक, इधर 5 केजी ब्लॉक। हमें इनमें 5 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा गया है। ट्राई करिए। सर मेरा पिछला वाला मिस हो गया थोड़ा। तुमने ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर लिया है? सर नीचे वाला हो गया सर। हो गया। हाँ सर। सर पेज टर्म के क्वेश्चन कॉपी कर। शुभायन आंसर गलत है आपका। सही भी हो सकता है वैसे। 2.5, 10, 6। सौहार्द आपका ठीक लग रहा है मुझे, सॉल्व करके देखना होगा।
देखते हैं क्या होगा। फोर्सेस कैसे लगेंगे, इस 10G पे नीचे एक्ट करेगा 10 किलोग्राम पे 10G, इस 10 किलोग्राम पे इधर लगेगा 10G, इस 5 किलोग्राम पे नीचे लगेगा 5G। तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्सेस। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस रस्सी में टेंशन माना T, तो यहाँ पर भी टेंशन लग रहा होगा T, यहाँ पर भी टेंशन लग रहा होगा T, यहाँ पर भी टेंशन लग रहा होगा T, और इस पुली पे लग रहा होगा नीचे की तरफ 2T, इस 5 kg पे लग रहा होगा ऊपर की तरफ 2T। ठीक है, अब अगर मैं इसका एक्सेलरेशन ऊपर मान लूं A1, इसका एक्सेलरेशन नीचे मान लूं A2, अच्छा एक्सेलरेशन नहीं, पहले मुझे वेलोसिटी मानना पड़ेगा, तो V1 माना, इसका वेलोसिटी नीचे माना V2, इसकी वेलोसिटी मैंने नीचे मानी V3, ऊपर में और इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन मैंने नीचे माना A3। ठीक है, देखो वैसे तो मैं लिख सकता हूँ बाय सिमेट्री A1 इक्वल्स टू A2, V1 V2 इज इक्वल टू V3। बाय सिमेट्री में ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ सर। यस तो अगर हम सिमेट्री का यूज करेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए और आसान हो जाएगा, बट मैं फिर भी तीनों इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? नो सर ओके, तो अब मैं इस तीनों ब्लॉक्स का नाम दे देता हूँ A, B और C। मैं इक्वेशन लिखता हूँ A की, तो A की इक्वेशन में क्या लिखूंगा, 10G माइनस T इज इक्वल टू 10 A3। कोई दिक्कत? नो अगर मैं B की इक्वेशन लिखता हूँ ब्लॉक B की, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, 10G माइनस T इज इक्वल टू 10 A2। हाँ या ना? एकदम सर हाँ सर। कैसे किया मैंने, इन दोनों के लिए नीचे प्लस ले रखा है, ऊपर माइनस ले रखा है, इसके लिए भी नीचे प्लस ले रखा है, ऊपर माइनस ले रखा है, इसके लिए मैंने ऊपर प्लस ले लिया, नीचे माइनस ले लिया। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं सर ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे फिर से देख रहा हूँ कि दोनों का कंपेयर करेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा A2 इक्वल्स टू A3। हाँ या ना? सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को तो हाँ यस सर। तो बेसिकली जो सिमेट्री से लिख रहे थे वो डायरेक्टली यहाँ पे भी मिल गया, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं C की इक्वेशन लिखता हूँ, तो C के लिए क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, 2T माइनस 5G इक्वल्स टू 5A1। हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? नो सर अब मुझे बताओ किस चीज से सर दर्द होता है, टेंशन से? तो मैं टेंशन को एलिमिनेट कर दूंगा, माइनस टी 2T, मैंने तीनों को ऐड कर दिया, क्या बचा, 20G माइनस 5G इज 15G इज इक्वल टू, अच्छा A2 और A3 बराबर है, यहाँ डाल दूंगा मैं 20 A2 प्लस 5 A1। कोई दिक्कत है इसमें? नो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेरे पास अगर वेरिएबल देखूं तो वेरिएबल कितने हैं, A1 A2 A3 और टेंशन T, 4। इक्वेशंस कितनी है, 3। ठीक है, हाँ या ना? तो मुझे एक हाँ इक्वेशन और सर। चाहिए, एक इक्वेशन और चाहिए, उसके लिए क्या यूज करूंगा मैं, कंस्टेंट इक्वेशन। कांस्टेंट। तो कंस्टेंट की इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं T इंटू माइनस V3, तो माइनस T V3, T इंटू माइनस V2, सो माइनस T V2 प्लस 2T इंटू A1, 2T इंटू V1 इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? हाँ सर इसका मतलब 2V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3। इसका मतलब 2A1 इक्वल्स टू A2 प्लस A3। इसका मतलब अब A2 और A3 तो इक्वल है, 2A1 इक्वल्स टू 2A2। इसका मतलब A1 इक्वल्स टू A2 एंड विच इज ऑलरेडी इक्वल टू A3। तीनों एक्सेलरेशन अपने इक्वल आ गए, वाह वाह, और क्या चाहिए, है ना बेटा?
हाँ सर। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ डाला मुझे क्या मिलेगा 15G is equal to 25 A1 which implies A1 is equal to 3G by 5 आंसर। तो आपका आंसर एकदम सही था सौहार्द, 3G by 5। आदित्य आपका आंसर भी करेक्ट था, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर, एक बार कॉपी कर लो। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे सब लोग फटाफट। चैप्टर मजेदार है कि बोरिंग है ये वाला? ये वाला मजेदार है। बहुत मजेदार। ठीक है, काइनेमेटिक्स। तो अपन लोग कंस्ट्रेंट मोशन कब पढ़ेंगे मालूम है? वो प्रॉपर वाला कंस्ट्रेंट मोशन कब पढ़ना है? लेट मी कंप्लीट दिस चैप्टर, बाकी सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अंत में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके सर। कोई दिक्कत है? नो। कोई परेशानी नहीं है सर। क्योंकि क्वेश्चन तो अभी बन जाएंगे, अभी के लिए आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस मेथड से। ठीक है, तो अभी वैसे ही बनाते रहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई बाकी सब कुछ आता है। अगर कंस्ट्रेंट वाला वाला मेथड नहीं भी आता है तो बाकी सब कुछ आता है, कम से कम इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। एक बार वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो एक चीज तो एक्स्ट्रा सीख ही सकते हैं, है ना। अभी तक कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि एकदम भयानक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत डिफिकल्ट है? नो सर। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी कर लिया ना? नहीं सर, नहीं 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 सर। कर लो कॉपी फिर। मेरा 4 कैसे चल रहा है चला जाए। सर हो गया। हो गया? यस सर। आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये क्या होता है? इट इज सिंपली द मैक्सिमम टेंशन दैट अ स्ट्रिंग कैन सपोर्ट। इससे ज्यादा टेंशन अगर आप स्ट्रिंग पर लगा दोगे तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। उस स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, उस मैक्सिमम टेंशन को क्या बोलते हैं? इस मैक्सिमम टेंशन को हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है बेटा,
अब इस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम टेंशन दैट अ रोप कैन सपोर्ट इज 600 न्यूटन, with what minimum acceleration must a soldier weighing 75 kg climb down the rope, मतलब उसको नीचे उतरना है, ठीक है, चढ़ना नहीं, climb down लिखा है, so that it does not snap, क्या snap नहीं करे, स्ट्रिंग snap ना करे, उसके लिए सोल्जर अगर उस रस्सी के भरोसे उतर रहा है, मान लीजिए हेलीकॉप्टर से सोल्जर रस्सी के भरोसे उतर रहा है और रस्सी मैक्सिमम टेंशन 600 न्यूटन को सपोर्ट कर सकती है, सोल्जर का मास 75 केजी है, तो सोल्जर को मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाना होगा सो दैट स्ट्रिंग ना टूटे, स्ट्रिंग मतलब रोप ना टूटे, ठीक है, ट्राई करो इसको। जी को 10 लेना, ठीक है ना। सही आंसर बेटा, बेटा आयुषी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें। देखो मान लो रस्सी को पकड़ के सोल्जर उतर रहा है, यार अब सोल्जर मैं बना नहीं पाऊंगा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, और तो बस जो बना रहा हूँ मान लो, ठीक है, सोल्जर अगर नीचे उतर रहा है लेट्स से एक्सेलरेशन ए से, तो इसको नीचे जाने से कौन मच्छर कहाँ से आ गया इसमें, हाँ, सोल्जर को का एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ है, वो अगर रस्सी नहीं होती तो जी होता है ना, अगर रस्सी नहीं होती तो जी होता, राइट, तो इसको नीचे तेजी से उतरने से या उसका एक्सेलरेशन जी से कम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये रस्सी खुद रिस्पॉन्सिबल है ना, तो इसका मतलब रस्सी इस पे ऊपर की तरफ लगा रही होगी टेंशन टी, इस पे लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, तो क्या मैं लिख सकता हूँ अगर नीचे की तरफ प्लस और ऊपर की तरफ माइनस लेके mg माइनस टी इक्वल्स टू ma, हाँ या ना, इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि mg सॉरी, अच्छा करना ही क्या है, अब मेरे को टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू पता है, अगर टेंशन बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, तो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू पे एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, देयरफॉर m इंटू ए मिनिमम इज इक्वल टू mg माइनस टी मैक्सिमम, पॉज हो गया। ठीक है, अब दिस हाँ सिंपल सर। इज a मिनिमम इज इक्वल टू g माइनस टी मैक्सिमम बाय m, दिस इज इक्वल टू g माइनस मैक्सिमम टेंशन कितना है 600 न्यूटन अपॉन मास कितना है 75 kg, दैट इज इक्वल टू g माइनस 8
अगर आप जी को 9.8 ले लोगे तो 1.8, अदरवाइज अगर जी को 10 लूंगा तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा आयुष्य आपका आंसर गलत था, मैं गलत बोल देता, समझ में आया? तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना मिनिमम एक्सेलरेशन, या अगर जी को अगर आप 9.8 लेते तो 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मिनिमम एक्सेलरेशन होगा, जिससे सोल्जर को नीचे उतरना पड़ेगा, अदरवाइज रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, ओके, कॉपी हो गया ये वाला? हाँ सर। अब इस डायग्राम में थोड़ा गड़बड़, ये केला थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, यहाँ नहीं होगा। ये केले का बंडल यहाँ है, इसका मास m है, मंकी से d हाइट ऊपर है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो बंदर का और केला का मास सेम है। हाँ, हेमा बंदर छोटा वाला है अपना, इंडिया बड़ा वाला बंदर नहीं, वो छोटा वाला बंदर है। और केले का पूरा वो है, कांटी कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं? क्या सर? अबे कांटी कहते हैं, केले का जो पूरा का पूरा बंडल आता है ना, पूरा हाँ हाँ स्टेम, अच्छा पूरा स्टेम है। ठीक है, हुआ? शुभायन, ड्राइंग नहीं करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर वो भी कर रहे हैं दिखाने के लिए। सर आंसर बहुत कॉम्प्लेक्स आ रहा है। आंसर हाँ कॉम्प्लेक्स सर नहीं आएगा, आंसर में बहुत सिंपल सा आएगा, सीधा सा आंसर है। नेवर। क्या नेवर? आंसर नेवर है? क्यों? क्योंकि हे इस पे बाबा नीचे लगेगा वेट mg, इस पे नीचे लगेगा वेट mg, इस पर भी टेंशन t ऊपर, इस पर भी टेंशन t ऊपर। इसका एक्सेलरेशन अगर ऊपर माना हो a, इसका एक्सेलरेशन अगर ऊपर मानता हूँ b, तो क्या लिखूंगा? t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और इसके लिए क्या लिखूंगा? t माइनस एम जी इज इक्वल टू
एम बी क्लियरली ए इक्वल्स टू बी है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे हमेशा, कभी बंदर केले को पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, एक ही उपाय है बंदर के पास, रस्सी छोड़ दे, जमीन पे गिर जाए, साथ में केला भी गिर जाएगा, सब खा ले। ठीक है, आगे बढ़े। पढ़ाई पे फोकस करो। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्प्रिंग। ये वाला क्लास लोग मिस कर देते हैं, फिर रोते रहते हैं, सर स्प्रिंग समझ में नहीं आया, स्प्रिंग समझ में नहीं आया। देखो भैया, हमारी फिजिक्स में जो स्प्रिंग होता है उसकी 3 प्रॉपर्टीज हम लोग लेते हैं। सबसे पहला, जो आइडियल स्प्रिंग है उस पर वो मासलेस होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार की कोई डैम्पिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये स्प्रिंग बिहेव कैसे करती है समझते हैं। स्प्रिंग ना बड़ी ही मतलब खड़ूस किस्म की चीज है। ये ऐसी चीज है जिसके पास एक नेचुरल लेंथ होती है। क्या होता है? नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ किसको कहते हैं? वो लेंथ जब रस्सी को, रस्सी बोल रहा हूं, अगर आप स्प्रिंग को खुला छोड़ दोगे, मान लीजिए आपकी पेन में जो स्प्रिंग है उसको निकालिए और पेपर पर रख दीजिए, कोई फोर्स उस पर मत लगाइए, उस केस में आप देखोगे कि स्प्रिंग एक पर्टिकुलर लेंथ पे आके फिक्स हो जाएगा। उस लेंथ को हम लोग नेचुरल लेंथ कहते हैं। तो नेचुरल लेंथ को हम लोग जनरली एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्राम में मैंने एक एंड को रिजिड सपोर्ट से फिक्स कर रखा है, दूसरा एंड फ्री छोड़ रखा है, कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा, इसलिए ये वाली जो लेंथ है, ये रस्सी बोल रहा हूँ, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है एल नॉट। ठीक है, इस एल नॉट को मैं डॉटेड लाइन से पूरा ऐसे भर दे रहा हूँ। उससे स्प्रिंग थोड़ा जूम कीजिए ना, क्या? थोड़ा जूम कीजिए पिक्चर को। ओके, थैंक यू सर, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ एल नॉट है। मैंने इसी स्प्रिंग को एक बार खींचा है और एक बार दबाया है। स्प्रिंग ढीठ है एक नंबर का, मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि अगर मैं इसको खींचता हूं, लेंथ इसकी इंक्रीज करता हूं, तो ये बोलता नहीं मुझे लंबा नहीं होना, मुझे छोटा होना है। और अगर मैं इसे दबाता हूं तो ये बोलता नहीं मुझे छोटा नहीं होना, मुझे लंबा होना है ना? हाँ या ना? स्प्रिंग को खींचोगे, अगर आप अपने पेन से स्प्रिंग निकाल के उससे खींचो तो छोटा होने की कोशिश करता है, और दबाओ तो बड़ा होने की कोशिश करता है। हाँ या ना? यस सर। है ना? तो ये बस अब हमेशा अपने नेचुरल लेंथ पे ही रहना चाहता है। इसको खींच कर अगर मैं इसकी लेंथ x से बढ़ा दूं, तो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे इस पे एक फोर्स अप्लाई करके रखना पड़ेगा, इस जगह पे इसे होल्ड करने के लिए। ये एक्सटर्नल फोर्स जो मैं अप्लाई करूंगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू x, और इसको हम kx कहेंगे, जहां k क्या है? आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये एक्सटर्नल फोर्स है। मैंने x को इधर रखा, फोर्स भी उधर है। अब ध्यान दीजिए, मैंने स्प्रिंग को पकड़ के उधर खींचा है, मेरा फोर्स x के डायरेक्शन में है, मैंने स्प्रिंग पे राइट में फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग मुझ पे किधर फोर्स लगाएगा? लेफ्ट में। क्यों? न्यूटन न्यूटन अंकल कहते हैं ऐसा, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है ऐसा। तो स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, मैं यहां बना रहा हूं, दिस इज फोर्स बाय स्प्रिंग, दिस हैज टू बी इक्वल टू माइनस kx। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स kx के बराबर है और स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स माइनस kx के बराबर है।
कोई दिक्कत? सर एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स की है वो वाला, सर एक बार बता दीजिए। न्यूटन अंकल का तीसरा अच्छा लॉ अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। अब देखो, अगर मैं इस स्प्रिंग को दबाता हूं तो उसके लिए मान लीजिए दबा के मैंने इसके लेंथ को x से डिक्रीज कर दिया, ठीक है? तो ये करने के लिए मुझे इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटर्नल, दबाने के लिए, हाँ या ना? स्प्रिंग को दबाओगे तो उसकी लेंथ डिक्रीज होगी, खींचोगे तो लेंथ इंक्रीज होगी। तो मैंने दबाया इधर की तरफ, उसके लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ा, एफ एक्सटर्नल इधर की तरफ, है ना? फिर से मैं कह सकता हूं कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया, जितना ज्यादा फोर्स लगाते हैं उतना ज्यादा स्प्रिंग दबता है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स जो है वो फिर से के एक्स के बराबर है, जहां के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अमन अपना माइक ऑफ करिए। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है एक्स के बराबर है, ये हमने स्प्रिंग पे लगाया है, मतलब स्प्रिंग हम पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स बाय स्प्रिंग होगा ये फिर से क्या आ गया, माइनस के एक्स आ गया। मतलब स्प्रिंग क्या है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, स्प्रिंग एक्सटेंशन को भी अपोज कर रहा है और कंप्रेशन को भी अपोज कर रहा है। समझ में आई बात? स्प्रिंग हमेशा लेंथ में चेंज को अपोज करने के लिए फोर्स लगाता है, जितना ज्यादा चेंज करोगे लेंथ में उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, माइनस के एक्स। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसको फटाक से सब लोग कॉपी कर लेंगे, फिर मैं थोड़ा और बात बताऊंगा। सर हो गया। हो गया? अब सर जरा सर इस सिचुएशन को, जो बीच में मैंने जो सिचुएशन बनाई थी उसको मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बार सुन लो, अगर कॉपी नहीं भी हुआ है तो सुन लो। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को हमने बढ़ा दिया था, स्प्रिंग की लेंथ को हमने नेचुरल लेंथ से इंक्रीज कर दिया था, एल नॉट प्लस एक्स कर दिया था, है ना? यहाँ कहीं पे मान लो एल नॉट था, हम लोगों ने एल नॉट से बढ़ाकर एक्स कर दिया, एल नॉट प्लस एक्स कर दिया था बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स एफ। अब मुझे बताओ स्प्रिंग कैसा है, मासलेस है, हमने पढ़ा आइडियल स्प्रिंग इज मासलेस, इसके पास कोई मास नहीं है। मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास ही नहीं है, एक्सेलरेशन हो चाहे नहीं हो फोर्स को जीरो होना ही पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। मतलब हमने जो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया है इसको कोई ना कोई और बैलेंस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा। कौन करेगा बैलेंस? स्प्रिंग फोर्स। ये वाला सपोर्ट, नॉर्मल। नॉर्मल नहीं, सपोर्ट। ये सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो आप सोचिए बात को, ये स्प्रिंग आपने यहाँ पे अगर बांध रखी होगी तभी आप इसको खींच के लंबा कर पाओगे, है ना? क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि ये वाला जो सपोर्ट है इस स्प्रिंग को इधर की तरफ खींचे, ये भी आपका एक्सटर्नल फोर्स है। कोई दिक्कत? नॉट सर। बेसिकली अगर मैं ये सपोर्ट नहीं बनाता, मान लेते ये सपोर्ट नहीं बनाया, आपको बस एक स्प्रिंग दे दी मैंने, और बोला कि इसकी लेंथ को इंक्रीज करो, तो क्या आप सिर्फ एक तरफ फोर्स लगाकर इसकी लेंथ इंक्रीज कर पाते? नो सर। क्या करते? आपको दोनों तरफ फोर्स लगाना पड़ता ना, दोनों एंड पकड़ के खींचोगे तब ना लेंथ बढ़ेगी, हाँ या ना?
बोल दो। यस सर। दोनों तरफ फोर्स लगाओगे तब लेंथ बढ़ेगी, ऐसे थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? और अगर आप इसकी लेंथ को यस इंक्रीज सर। कर देते हो तो स्प्रिंग जो है दोनों तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा। और ये जो फोर्सेस हैं, चाहे ये वाला फोर्स ले लो, 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 इन सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस फोर्स विल बी इक्वल टू k टाइम्स एक्सटेंशन, दैट इज L माइनस L नॉट। हाँ या ना? इसी L माइनस L नॉट को हम लोग x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? No, sir. सर एल क्या है? L न्यू लेंथ है, L नॉट ओरिजिनल लेंथ है, L नॉट नेचुरल लेंथ है, L एक्चुअल लेंथ है आफ्टर एक्सटेंशन। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। इसी L माइनस L नॉट को हम लोगों ने x से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? नो तो सर। ये वाला क्वेश्चन फिर सब लोग सॉल्व करेंगे। स्प्रिंग कैसे बिहेव करता समझ में आया कि नहीं आया? शुभायन माइक ऑफ करिए। आयुषी आपका आंसर गलत है। दो तीन गलतियां हैं। कैलकुलेशन चेक करो आदित्य। नहीं ठीक है, सही, सॉरी, माय बैड। देखो भाई क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सर 40। हाँ ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए पहले। स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 1000 Nm/मीटर और डिस्प्लेसमेंट आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले तो 1000 Nm/मीटर को मैं या तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूँ या फिर इसको न्यूटन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा, ऐसा में काम करना ज्यादा अच्छा होता है, बाद में करेंगे कन्वर्ट, अभी छोड़िए। तो क्या कहा है, ब्लॉक A and B if they are displaced towards right by 50 सेंटीमीटर and 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हमने क्या किया, A को डिस्प्लेस किया राइट की तरफ 50 सेंटीमीटर से और B को भी राइट में डिस्प्लेस किया है 25 सेंटीमीटर से। ठीक है, इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो L0 थी, है ना? तो नई लेंथ L कितनी हो जाएगी? L इज इक्वल टू B आगे चला गया एल तो नॉट माइनस 25। L0 प्लस 25 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर। हाँ या ना? समझ में आया तो बता दो मेरे को। ओरिजिनली L0 यस था, सर। ओरिजिनली L0 था, L0 में 25 ऐड हुआ, 50 सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, so L0 plus 25 centimeter minus 50 centimeter is the change in is the new length.
दिस इम्प्लाइज जो एक्सटेंशन है x दैट इज इक्वल टू l माइनस l नॉट इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। मतलब बेसिकली एक्सटेंशन नहीं हुआ है, कंप्रेशन हो गया, लेंथ 25 सेंटीमीटर से डिक्रीज हो गया, दैट इज compression of 25 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.25 मीटर का कंप्रेशन हुआ है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? नो सर। तो अब मुझे बताओ, अगर स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ये फोर्स कैसे लगाएगी? दोनों को एक दूसरे से दूर धक्का लगाएगी कि दोनों को खींचेगी अपनी तरफ? धक्का लगाएगा। अगर स्प्रिंग को आप दबाओगे तो स्प्रिंग फैलने की कोशिश करेगी, इस पे फोर्स इधर लगाएगी, इस पे फोर्स इधर लगाएगी, एंड दिस फोर्स F has to be equal to kx that is equal to 1000 Newton per meter into 0.25 मीटर that is equal to 250 न्यूटन। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? स्प्रिंग कैसे वर्क करता है मैं सिर्फ ये समझाने के लिए तो बेसिक लल्लू लल्लू क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है? मैं ये चाहता हूँ कि आपको स्प्रिंग की वर्किंग में कोई झमेला ना लगे आपको कि भैया अब आप उसके बाद क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाओ, नहीं ये नहीं कर पाओ, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सब कुछ करना होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्प्रिंग समझ ही नहीं आए कि स्प्रिंग आखिरकार वर्क कैसे करता है, देन इट्स अ बिगर प्रॉब्लम कि आप क्वेश्चन चाहकर भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करने के बाद भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं स्प्रिंग वर्क कैसे करता है। और एक चीज और बता देता हूं मैं, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये सब आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप वेरीफाई कर सकते हो। कौन सी लेंथ बढ़ेगी, कौन सी लेंथ घटेगी, स्प्रिंग अगर कंप्रेस होगा तो फैलने के लिए कोशिश करेगा, स्प्रिंग अगर खींचोगे तो दबने के लिए कोशिश करेगा, ये सब आपको पहले से पता है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। एकदम सही आंसर है आदित्य, बस कैपिटल एमजी लिखते तो ज्यादा अच्छा लगता, और कुछ नहीं। सही है बेटा, आपने कैपिटल के कर दिया। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करना क्या है, देखो क्या है इसमें, ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको के दे रखा है, ये ब्लॉक यहां लटक रहा है, अच्छा इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के आपको दे रखा है, ये ब्लॉक यहां लटक रहा है, तो हम ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे लगेगा mg, और नीचे गिरने से रोकने के लिए क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ F। स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन x है तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि F हैज टू बी इक्वल टू kx, और ये ब्लॉक क्योंकि रेस्ट पर है इसलिए क्या लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस लिखकर F माइनस mg इक्वल्स टू 0, क्योंकि रेस्ट पर है इसलिए नेट फोर्स 0। दिस इंप्लाइज kx इक्वल्स टू mg, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू mg बाय k। मैंने बेसिकली एक यहाँ kx डाल दिया, mg को राइट में ले गया, आंसर आ गया। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है।
SM एक्सटेंशन कितना आएगा mg/k। स्प्रिंग की बेसिक फंक्शनिंग समझ लीजिए, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं होता, बट पता नहीं क्यों लोगों को से क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि बेसिक नहीं पता होता कि स्प्रिंग वर्क कैसे करता है, स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, क्या नहीं करेगा। ठीक है, एकदम लल्लू लल्लू क्वेश्चन है बेसिक स्प्रिंग की फंक्शनिंग पे। और अभी क्लास का टाइम खत्म हो गया, तो नेक्स्ट एग्जांपल में अगली क्लास में लूंगा। ठीक है बेटा। ओके सर। सर हाँ बेटा। सर वो मंकी वाला समझ